हेलो स्टूडेंट्स, जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। आज हम लेक्चर नंबर 118 जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास नीट और जी-मेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपन ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होता क्या है और कौन से टाइप की मोशन को स्टडी करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कई बार अपन क्रिकेट खेलते हैं और बॉल को अपन ऐसे फेंकते हैं, है ना। आप जैसे बहुत अच्छा स्पिन कोई गेंदबाज होता है तो आपने देखा स्पिन गेंद को अपन ऐसे फेंकते हैं। जब गेंद को फेंकते हैं तो गेंद जैसे आगे बढ़ती है तो इस प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ती है। बात समझ रहे हो? जैसे बॉल इस तरह से है, बॉल इस तरह से आगे मूव करते हुए आगे बढ़ती है। उस बॉल में एक ऐसा पार्टिकल होता है जो घूमता नहीं है। ध्यान सुनना बात को, एक ऐसा पार्टिकल जो उसमें घूमता नहीं है। उसके अलावा सारे पार्टिकल क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। इसका मतलब उस बॉडी में एक ऐसा पार्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसलेटरी मोशन, गति मोशन शो करता है, रोटेशन शो नहीं करता है। वो जो पार्टिकल होता है जहाँ पे हम उस बॉडी के सारे सिस्टम के मास को कंसंट्रेट एज्यूम कर सकते हैं, वो जो पॉइंट उस बॉडी का, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बात समझिए ना? यानी किसी बॉडी का एक ऐसा पार्टिकल जिसका बिहेवियर अदर पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ पॉइंट या सेंटर ऑफ मास कहते हैं। बात क्लियर? अब ये सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं और हमारे नीट में इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, उन पे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे अब उसके लिए पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा पहला पॉइंट बच्चों इसमें है, फर्स्ट पॉइंट, किसी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए, फॉर ए सिमेट्रिकल बॉडी सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो वस्तु का ज्यामितीय केंद्र होता है वहां उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। किसी सममित वस्तु के लिए जहां उसका सममिति केंद्र होता है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे मान लो ये कोई एक रोड है, बिल्कुल सिमेट्रिक। मान लो इसकी लंबाई L है। इसकी लंबाई के L होने पर, और ध्यान रखना अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार से हो, एक समान हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां इसका ज्यामितीय केंद्र है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। और इसी पॉइंट पे क्या होता है बेटे जी? इसका सेंटर ऑफ मास, जहां वस्तु का ज्यामितीय केंद्र है। दूसरा पॉइंट मान लो मैं लेता हूं, एक मेरे पास एक वलय है, ये कोई एक मान लो हमने क्या मान ली? रिंग। तो रिंग का भी ये जो पॉइंट, इसको हम कहते हैं इसका ज्यामितीय केंद्र। अब वलय है, देखो ये वलय, क्या बोला मैंने? वलय। तो वलय में देखो इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कहां? इसकी लंबाई के अलोंग है, यहां कोई मास नहीं है। परंतु ये पॉइंट जो है, जो ये पॉइंट आपने यहां देखा, उसको अपन कहते हैं इसका ज्यामितीय केंद्र, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल सेंटर, और यही इसका सेंटर ऑफ मास है। इसी को हम कहते हैं इसका द्रव्यमान केंद्र। यहां एक बात और पता लग रही है कि जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे वस्तु का द्रव्यमान हो अथवा नहीं आवश्यक नहीं है। आप देख लो इस बिंदु पे कोई मास नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी ये क्या है कि वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहां पे हम इस बॉडी के सारे मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। बात क्लियर? मान लो हमारे पास कोई चकती है, ये मान लो कोई डिस्क है एक, और इसका ये सेंटर है। तो यहां जैसे पार्टिकल को मैंने बोला ये इसका सेंटर ऑफ ज्योमेट्री है, तो इसी को हम कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर? अगर मान लो हमारे पास कोई ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, तो ठोस गोला होने पर भी अगर ये बिल्कुल सॉलिड है, ध्यान देना, एक तो वलय थी, इसको अपन ने लिया था रिंग, ये थी डिस्क, ये तो क्या थी? वलय। ये क्या थी बेटे जी? चकती। और ये है ठोस गोला, ठोस गोला, ये इसका सेंटर है। अब देखो
ठोस गोले होने पर तो इसके सेंटर वाले पॉइंट पे पार्टिकल भी है, यहाँ पदार्थ है वो विद्यमान है। तो यहाँ तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ सेंटर मास है वहाँ पर क्या द्रव्यमान है, यहाँ पर जहाँ सेंटर मास वो द्रव्यमान नहीं है। तो जिस बिंदु पे सेंटर मास होता है वहाँ द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। यदि इसका मास टोटल कैपिटल M है, इस वस्तु का मास कैपिटल M है, तो इसको आप इसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हो। पर कब कर सकते हो? इसकी स्थानांतरीय गति का अध्ययन करने के लिए। आपने इससे पहले डिस्कस किया होगा, गतियां कई प्रकार की होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है यानी स्थानांतरीय गति है, या हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन यानी कौन सी घूर्णन गति होती है। दोनों को मिक्स करते हैं तो बोलते हैं उसको रोलिंग मोशन यानी लौटनी गति। तो वो सब अलग अलग केस होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन का स्टडी करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बात क्लियर? बढ़े आगे। अब देखो, जब भी हम इस प्रकार से कहीं आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो लिखा आएगा एक वलय का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो सेंटर मास निकालते समय इसके पूरे मास को इसके सेंटर पे आपको एज्यूम कर लेना है। ओके, बढ़े आगे। अच्छा जी, तो एक तो पहला पॉइंट मैंने बोला। अब मैं कहता हूं दूसरा पॉइंट है, वो है मेरे बेटे जी, दो कणों या अनेक कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो पार्टिकल है या दो से ज्यादा पार्टिकल है, द्रव्यमान केंद्र। जैसे मान लो दो पार्टिकल हैं, इसका मास कितना m1 है, इसका मास है m2। दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है, ये स्मॉल r। यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार इसको अपन डिस्कस करें, ये पहला पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1 और z1। दूसरा पार्टिकल m2 है, इसके मान लो कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2। ठीक है। यदि ये इसको अपन मान लें ओरिजिन, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है बेटा जी r1, और जो m2 पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर है r2। अभी दो पार्टिकल है, यहां इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इस दो पार्टिकल के एक निकाय को अगर हम सेंटर ऑफ मास के लिहाज से स्टडी करेंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि इन दोनों का मास, इस दोनों का मास एक ऐसे पॉइंट पे पर मान ले कंसंट्रेटेड, जहां यदि कोई फोर्स आरोपित किया जाए तो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करता हो, रोटेटरी मोशन नहीं करता हो, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। एक बात और ध्यान देना, जैसे मान लो हमारे पास ये एक कोई टी आकार की वस्तु है, मान लो टी शेप की कोई बॉडी है, ये टी है कोई, इसको मैंने इस तरह से मान लो कहीं चाहे तो हवा में रखा है या इसको सरफेस पर रखा है। सरफेस पर होनी चाहिए स्मूथ सरफेस विदाउट एनी फ्रिक्शन, सरफेस वैसे पड़ी हुई है। आप इस पे यहाँ फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ वाली इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपन क्या देखेंगे, बॉडी ऐसे मूव कर जाएगी, आगे ही बढ़ेगी और साथ में रोटेट भी करेगी। अगर आप यहाँ फोर्स अप्लाई करोगे तो इस तरह से मूव कर जाएगी। परंतु इस पूरे सिस्टम में एक पार्टिकल या एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ फोर्स आप अप्लाई करोगे ना, ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्थानांतरित गति शो करेगी। उस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। वो सिर्फ इसमें एक ही बिंदु है, अनेक बिंदु ऐसे नहीं होते। एक सिस्टम में एक ही आपका सेंटर ऑफ मास होता है। अब यहाँ अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास मानता हूँ, देखो ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो आप इसमें m1 m2 दोनों को यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान सकते हो। ऐसे केस में ये ओरिजिन से यदि इस पॉइंट को मिला दूं, इसको हम बेटे जी कहते हैं RCM, यानी ये है द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर। इसको अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है उस पर अपन काम कर लेते हैं। वो है बेटे जी RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन। दो पार्टिकल का है तो अपन इतना ही काम में लेंगे, दो से अधिक है तो आगे इसको अपन एक्सटेंड कर देंगे, समझे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। जितने कण हैं उन सब का अपन को इस तरह से लेना। दो पार्टिकल है, दो का ले लो, तीन है तो उसे तीन का कर दो, चार कर दो।
अब जैसे इसमें पहले अपन ये समझ लें कि M1 यहाँ पे क्या है बेटे जी और R1 क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। M1 कैसा है, ये पहले कण का द्रव्यमान है, R1 क्या है, पहले कण का पोजीशन वेक्टर है। इस तरह से M2 R2 भी ऐसे ही है, कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे, उनको आप पुट कर लीजिएगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा क्या कि ये R1 कैसे निकालना है, R1 कैसे आपको ज्ञात करना है, इस पे आपको काम करना है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको एक काम और करता हूँ, इसी को आगे बढ़ा दूँ। जैसे ये है XCM IK प्लस YCM JK प्लस ZCM KK, समझे? तो यहाँ RCM जो था इसका पूरा फॉर्मूला ये बन गया है। आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे एक तो I का कंपोनेंट आएगा, J का कंपोनेंट आ सकता है, K का आ सकता है, या मान लो ओनली I का आ सकता है, ओनली J का आ सकता है, जो भी हो ये इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ बेटी जी XCM YCM ZCM क्या है, ये है सेंट्रोमास के निर्देशांक। यदि आपसे पूछे ना इसके निर्देशांक क्या है, तो XCM YCM और ये ZCM, ये आपको किस रूप में काम में लेने हैं, ये हैं सेंट्रोमास के निर्देशांक। बात क्लियर? अब सुनो, यदि अकेला हमको XCM ही ज्ञात करना हो तो XCM का फॉर्मूला होगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस सो ऑन Mn Xn अपॉन बेटे जी M1 प्लस M2 प्लस Mn, ये M3 या इसको कर दूं प्लस ऑन अप टू Mn। इसी तरह से इसमें आप YCM और इसका ZCM भी फाइंड कर सकते हो। बात समझ आ गई? अब मैं इस कॉन्सेप्ट को ओनली 2 पार्टिकल सिस्टम पे ले रहा हूं। अगर 2 पार्टिकल के लिए है तो प्यारे बच्चों यहां तक आप नोट कर लो, पहले एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लें इसको। अब मैं इसको ओनली 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बना रहा हूं। 2 पार्टिकल सिस्टम बनाने के लिए मैं इसका इतना पोर्शन है उसको यहां से हटा रहा हूं बेटे। ये लो साहब, M1 R1 पता लग गया, कोई इश्यू नहीं है। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ये इसका फॉर्मूला बन गया। यदि इसमें ओनली इसमें ये लिखूं XCM IK YCM JK और ZCM KK, इस रूप में आ जाएंगे। अभी मैं ओनली इस पे बात करने वाला हूं। अब सुनो, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं बेटे जी कि M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस इज इक्वल टू दिस बराबर, इसको कर दो मल्टीप्लाई आपस में। ये लो साहब M1 प्लस M2 इंटू RCM। अब मेरा एक पॉइंट है, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं। पॉइंट ये है, यदि किसी सिस्टम, अब ये बात हालांकि मैं 2 पार्टिकल ले रहा हूं, इस सब पे 2 पार्टिकल हैं, 2 या 3 हैं, 3 से ज़्यादा पार्टिकल, उन सब पे भी लागू हो रहा है। तो मैं कॉमन रूप में पॉइंट ले रहा हूं कि यदि किसी निकाय का सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु पर हो, क्या कह रहा हूं, यदि किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूल बिंदु पर हो, ओरिजिन पर, यानी सेंटर ऑफ मास जो उसका RCM है, सेंटर ऑफ मास कहां पे, ओरिजिन पे। अगर ओरिजिन पे है तो इसका मतलब उसका जो RCM होगा बेटे जी वो कितना होगा, तो 0 IK 0 JK प्लस 0 KK, ये तो बनेगा ना। यानी ऐसे केस में उसका XCM भी कितना शून्य है, YCM भी कितना शून्य है, ZCM भी शून्य है, तीनों के तीनों 0 हैं। बात क्लियर? अगर ऐसा है तो RCM का मान तो 0 हो गया ना, तो मैं इस फॉर्मूले में RCM के स्थान पे 0 कर सकता हूं, यानी मैं यहाँ इसको 0 कर सकता हूँ। यदि इसको 0 करता हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा पोर्शन क्या हो चुका, शून्य हो चुका। यानी इसको अगर आप शून्य कर दो, अगर इसको मैं 0 कर दूँ, 0 करते 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो चुका। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, M1 R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक नई टर्म आपको सीखनी पड़ेगी, ध्यान दो आप। M1 R1 प्लस M2 R2 बराबर 0, ये तो लिखा बेटे। यदि मैं इसमें ऐसे करता हूं M2 R2 इज इक्वल टू, देखो M2 R2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस का M1 R1। यदि मुझे यहां से R2 फाइंड करना हो
तो मैं क्या लिखने वाला हूं, माइनस का m1/m2 इंटू r1। ये तो होगा। एक बात तो ये है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, फिर आगे बढ़ रहा हूं। देखो ये जो मैंने यहां बात लिखी है, गौर करना अच्छे से। m1 r1, जैसे आप पढ़ते हो मोमेंट, शायद आपने ये टर्म आगे आएगी, एक शब्द है द्रव्यमान आघूर्ण। किसी भौतिक राशि को r से यानी पोजीशन वेक्टर से गुणा करना या दूरी से गुणा करना, उस राशि का द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। बात फिर समझना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को पोजीशन से यानी दूरी से गुणा करना, जैसे ये फोर्स है, बल को मैंने r से गुणा किया तो बल का आघूर्ण बन गया। मान लो ये मोमेंटम p है, इसको मैंने r से गुणा किया, इसको अपन कहते हैं संवेग का आघूर्ण, कोणीय संवेग नाम आता है। ये है बल का आघूर्ण, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। ये रेखीय संवेग का आघूर्ण है, इसको अपन कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पे देखो, मास को अपन ने r से गुणा किया है, तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान आघूर्ण। एक शब्द है द्रव्यमान आघूर्ण, क्या है, m इंटू आर। मास को r से गुणा करना, उसका द्रव्यमान आघूर्ण कहलाता है। बात क्लियर। अब देखो m1 r1 प्लस m2 r2, और इसका मान कितना, 0 आ गया। तो एक तो स्टेटमेंट ढंग से अच्छे से नोट कर लो, ये आया कहां से है, बात ध्यान सुना। यदि किसी सिस्टम का सेंटर मास मूल बिंदु पर हो तो उस वस्तु के सारे कणों के द्रव्यमान आघूर्णों का, देखो ये कैसा है, सदिश योग कितना हमेशा शून्य होता है, पर शर्त है सेंटर मास कहां पे होना चाहिए, मूल बिंदु पे होना चाहिए। अगर सेंटर मास मूल बिंदु किसी अन्य बिंदु पर है तो ये कथन या स्टेटमेंट लागू नहीं होता है। बात क्लियर। अब सुनो, इसको आपने समझ लिया। मोमेंटम ऑफ मास का वेक्टर सम कितना, 0 हो गया, पर किसके अबाउट है, मोमेंट सेंटर मास के अबाउट ये 0 होता है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो m2 r2 इक्वल टू, यानी दूसरे पार्टिकल का, दूसरे कण का जो द्रव्यमान आघूर्ण है वो कितना है, वो पहले कण के द्रव्यमान आघूर्ण के बराबर, और ठीक विपरीत कब, दो कणों के निकाय होने पर। अब जैसे आपने वेक्टर पढ़ा है तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के परिमाण तो कैसे हैं, समान, और दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। तो अगर इसी फॉर्मूले से मैं इसको अदिश रूप में लिखूं तो क्या लिखने वाला हूं, m2 r2 बराबर m1 r1। ये तो लिखेंगे m2 r2 m1 r1 है क्या, एक कण का सेंटर मास के दूसरे कण का सेंटर मास के परितः है, द्रव्यमान आघूर्ण है, दोनों के परिमाण आपस में बराबर हैं। माइनस यहाँ पे शो करता है कि दिशाएं इसकी आपस में कैसी हैं, अपोजिट। ओके, अब देखो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि एम आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब पार्टिकल बहुत सारे होंगे तो भी ऐसा कथन होगा, एम आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसे मैं आर लिखूं तो प्रोपोर्शनल कितना, 1/m आ गया, आया ना, बोलो। तो मास जितना ज्यादा होगा आर उतनी कम होगी। आप इसमें चेक कर लो, इन मान लो दो पार्टिकल सिस्टम था, m2 मान लो ज्यादा है तो r2 कम होगा, यदि m2 कैसा कम है तो r2 ज्यादा होगा। ध्यान से सुनो, गौर करो इस पे कि m2 मान लो ज्यादा है तो r2 कम होगा, यदि m1 कैसा कम है तो r2 ज्यादा होगा। वापिस बैक आओ, जैसे मैंने एग्जांपल ये लिया, अगर मैं इसमें ऐसे मान लूं कि m1 का मान ज्यादा है, यदि m1 का मान बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसकी दूरी m1 तो दूरी r1, मान लो ये पॉइंट था तो ये डिस्टेंस में इसको r1 कह रहा हूं, इसको मैं r2 कह रहा हूं। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की मैं r मान रहा हूं। दो पार्टिकल r डिस्टेंस पे है और उनका सेंटर मास कहीं इनके बीच में है, कहीं पर। बात समझ रहे हो, सेंटर मास हमेशा दो पार्टिकल सिस्टम में हमेशा सेंटर मास उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। अब वो कहाँ होता है, ठीक बीच में होता है या हल्के के पास होता है या भारी के पास होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बोला आपसे कि दो पार्टिकल अगर हैं सिस्टम में तो उसका सेंटर मास हमेशा कहाँ होता है, उन दोनों के सेंटरों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। अब कहाँ होता है वो बात अपन यहाँ समझ सकते हैं। देखो यहाँ अब आपको मालूम पड़ रहा है
कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसकी दूरी कैसी कम है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी कण की तरफ होता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्ट के नजदीक होता है और हल्के से दूर होता है, नियरर टू हैवियर पार्ट, भारी जो भाग होता है उसके नजदीक होता है सेंटर ऑफ मास। इसलिए मान लो m1 का मास जो है वैल्यू वो बड़ा है तो r1 कैसा कम होगा, m2 यहाँ पे अगर छोटा है प्यारे बच्चों, m2 के छोटा होने पर ये डिस्टेंस कैसी होगी, ज्यादा होगी। बात क्लियर। चलो अब क्वेश्चंस में कैसे करना है, यहीं से अपन काम की शुरुआत करेंगे। तो r यहाँ 1/m के समानुपाती है, तो r1 अनुपात r2, यहाँ से भी आप देख सकते हो कोई इश्यू नहीं है। यदि मैं यहाँ से r1/r2 निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ वैल्यू कितना आना चाहिए, आप देख लो चाहिए इसमें। यदि इसी से मैं ज्ञात करता तो देखो मेरे पास r1/r2 कितना आता, यह आता m2/m1। इसको रेशियो के रूप में अपन लिखें तो क्या लिखते हैं, r1 अनुपात r2 बराबर m2 रेशियो m1, यानी ये हो गया आपका m2 रेशियो m1। मुझे r1 का मान निकालना हो तो बांट दो इसको अनुपातों में, तो क्या लिखूं, देखो m2 अपॉन इनका अनुपातों का योग m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली r2 निकालना हो तो यहाँ पर क्या करना, r2 निकालना है तो कौन सा बेटा जी, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। इस तरह से अपने को क्वेश्चंस में डिस्टेंस को फाइंड करनी है। मेरे हिसाब से ये आराम से आप कर सकते हो। तो यहाँ तक फिर आप ढंग से बात समझ लो। अभी इसके अपन और क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो कुछ एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा अभी मॉड्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू हो चुका है, तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने मॉड्यूल्स कैसे न कैसे करके इनका अरेंजमेंट कर लिया होगा। तो सबसे पहले अपन आते हैं, जैसे पेज नंबर आपका 2.3 एग्जाम्पल फर्स्ट, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 kg और 2 kg मास के दो कण। अच्छा, पहले एक बार वापिस मैं पीछे उसी बात पे आ रहा हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। मैंने भी कहा था कि दो पार्टिकल सिस्टम होने पर जो उनका r1 रेशियो r2 हमने फाइंड किया तो हमारे पास था वो m2 रेशियो m1। इसका मतलब सेंटर मास की जो पोजीशन है वो पहले कण की दूरी दूसरी से दूरी वो कैसे, मास के इनवर्स रेशियो में होती है। यदि मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूँ कि m1 से सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति है वो हमें ज्ञात करनी हो तो कितना निकालूंगा, देखियो r1 निकालनी पड़ेगी। वो तो r1 है बेटे, r1 है कितनी, देखो m2 अपॉन कौन सा m1 प्लस m2 इंटू r। r यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस। इस तरह से m2 से यदि मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है वो क्या r2 है, r2 का मान कितना आएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। बात सही है। यदि m1 बराबर m2 हैं तो दोनों कण समान द्रव्यमान के हैं। जब समान द्रव्यमान के हैं तो मैं ज्ञात करूं वापिस इससे, m1 से इसकी दूरी ज्ञात करता हूं, m2 से इसकी दूरी ज्ञात करता हूं, तो r1 कितना आएगा, r2 कितना आएगा वो चेक करो। क्या लिखूं बेटे जी, यहाँ पे मान लो इसको m1 बराबर m2 बराबर इसको मैं m मान लेता हूं, दोनों m मास है। उस केस में देखो m अपॉन कितना m प्लस m इंटू r, ये है आपका m अपॉन 2m इंटू r, ये इससे कैंसिल कितना r/2। यहाँ इसको अपन फाइंड करेंगे अगेन कितना m अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू m अपॉन बेटा जी 2m इंटू r इज इक्वल टू r/2। r क्या था, टोटल डिस्टेंस उनके बीच की। तो सेंटर ऑफ मास का है ठीक बीच में है, दो समान द्रव्यमान के कण हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा ठीक उनके बीच में होगा। और अगर असमान द्रव्यमान के हैं तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हल्के से दूर और भारी के पास होता है, भारी के पास होता है, हल्के से दूर होता है। बात क्लियर। तो अब इसमें अपने को क्वेश्चंस वगैरह करने हो तो चलो पहले अपन एग्जांपल देख लें इसमें। तो एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है 1 kg 2 kg मास के दो पार्टिकल x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 पर स्थित हैं तो उनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो m1 बेटा जी इसमें है पहला पार्टिकल, तो उसका मास कितना 1 kg और उसको कहाँ रखा है, उसका देखो x1 वो है बेटा ओनली 0, तो r1 0 तो होगा। m2 बेटा जी कहाँ लिखा है, m2 इसका है वो 2 kg
और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 मीटर और ओनली एक्स एक्स पे रखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप सामान्य सी बात है कि ऐसे मान लो कि x 0 पर यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 मीटर पे हमने दो पार्टिकल रखे हैं। ये कौन सा, पहला 1 kg का है, दूसरा कितना है 3 kg का। तो इनका सेंटर ऑफ मास अगर अपन देखें सोचें, 3 के पास होगा, 1 से दूर होगा, भारी के पास और हल्के से दूर। तो भारी के पास और हल्के से दूर वाली बात अपन इसमें लागू करते हैं तो सेंटर मास इसके पास होना चाहिए। ये इसका सेंटर मास है बेटा। अब ऐसे केस में ये दूरी तो हमारे पास कौन सी r1 है, ये दूरी हमारे पास कौन सी r2 को हमें फाइंड करनी है। अपन जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो मास के उल्टे अनुपात में होता है। अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे तुरंत याद रखो, जैसे उल्टे अनुपात का मतलब है कि आपको r1 निकालना है या r2 निकालना है। तो हमने क्या देखा था, r2 निकालना है, अगर इससे डिस्टेंस निकालें सबसे पहले मास कौन सा था ना, m2 अपॉन टोटल मास। m2 कितना 3, टोटल मास कितना 3 + 1 कितना 4 इनटू टोटल डिस्टेंस, इनके बीच की कुल दूरी कितनी आई। इसको x0 पे रखा है या x3 पे रखा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है 3 मीटर। चलो तो इसका आंसर कितना हो गया 9/4। आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर मुझे याद करनी है 3 m से दूरी जो कि r2 बन जाएगी। तो उसका मान कितना है, इसका मास कितना 1/3 + 1 कितना 4 इंटू कितना 3। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या 3/4 मीटर, ये मीटर में है तो 0.75 मीटर, 3/4 तो 0.75 मीटर होता है। 3 में से इसको माइनस कर दो तो वो आपका r1 आ जाएगा। समझे ना, ऐसे अपने को प्रश्न है वो करने हैं। हो गया। फिर आप देखो एग्जाम्पल इसमें थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के सेंटर के बीच की दूरी। जो अगला क्वेश्चन हमारे लिए आप है ये उसको, अच्छा ये एक बार आप पूरा नोट कर लें बेटे, है ना, स्क्रीन पॉज कर लें और लिख लें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम और इनके बीच की दूरी, इनके सेंटर के बीच की दूरी टोटल जो r वो लिखी जा रही 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन एटम के सापेक्ष या नाइट्रोजन एटम से सेंट्रो मास की दूरी कितनी है। अब आपको इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके मास नहीं दिए गए। तो पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा इसका मास अपन कैसे निकालते हैं। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा किसी न्यूक्लियस का जो संकेत होता है, किसी न्यूक्लियस का संकेत आप लिखते हो ZXA। ए बेटा जी होता है मास नंबर। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए या ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन सिंबल होता है आपका कितना 7N14 और ऑक्सीजन का आपका है 8O16, इसके सिंबल है। ऐसे केस में ये 14 जो है वो इसका मास नंबर ए हो गया, इसका 16 क्या हो गया, इसका मास नंबर ए हो गया। ये आपको याद है। अब मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास और मैं पूछता हूं ऑक्सीजन के एक एटम का मास, तो क्या करें। जब भी किसी एक परमाणु के मास की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो जो उसका ए होता है बेटा जी, उस ए को आप ओनली एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको कि हम लिखते हैं ओनली छोटा यू से, तो इसको आप ओनली ए यू से कन्वर्ट कर दें। ए यू से कन्वर्ट करते ही हमारे पास, जैसे मैं याद करता हूँ नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन का मेरे बेटे जी एन कितना 14 था, तो इसका मास कितना 14 AM हो चुका। और ऑक्सीजन का अगर याद करना हो तो कितना हो गया, ये आपका हो गया बेटे सी 16 AMU या 16 U। मास निकाल लिए। अब किसी भी एटम के
चाहे वो नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कोई भी है, कैल्शियम है, सभी के अगर मास नंबर आपको ठीक से याद हो तो आप उसके एक एटम का मास, ओनली उसके मास नंबर को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करके याद कर सकते हो। यदि आप उसको सीजीएस में या एसआई में फाइंड करना हो, तो जैसे मान लो मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, 14 AMU। 14 इंटू जो 1 AMU होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। बस आपको ओनली ज़्यादा काम नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट 1.66 इंटू 10⁻27 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आंसर फाइंड कर लेना। हमें इसकी वैल्यू यहाँ यूज़ नहीं लेनी है, यहाँ ओनली हमें अनुपात याद करना है। ये चीज़ें आपके सीखने की थी, उनको आप ठीक से नोट कर लें। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ। ध्यान दो आप, ये है नाइट्रोजन एटम, ये कौन सा ऑक्सीजन, इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, R 1.13 एंगस्ट्रॉम। अब देखो ऑक्सीजन जिसका मास कितना है 16 AMU, नाइट्रोजन का मास कितना 14 AMU, भारी कौन है, ऑक्सीजन। तो सेंट्रो मास किसके नज़दीक होगा, ऑक्सीजन के नज़दीक। चलो यहाँ मान लो ये इसका सेंट्रो मास है। सेंट्रो मास ये होने पर ये दूरी कैसी कम होगी, ये दूरी कैसे आपकी ज़्यादा होगी। इसको मान लो R1, ये मान लो कौन सा R2। आपसे पूछा है नाइट्रोजन से दूरी कौन सी है, तो आपको R1 निकालनी है कि R2। ध्यान सुनो, N से, यानी N के सापेक्ष तो N से सेंट्रो मास की दूरी तो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी बेटा जी R1। अब देखो ध्यान सुन लो, यदि N से ज्ञात करनी हो तो पहले इसका मास, और इससे ज्ञात करनी हो तो पहले इसका मास। तो N से निकालें, इसका मास कितना है ऑक्सीजन का, बोलो 16 U अपॉन ये कितना 14 प्लस 16 U, 14 U एटॉमिक मास यूनिट प्लस कितना 16 AMU यानी U इनटू दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस 1.13 एंगस्ट्रॉम। 16 प्लस 14 कितना हुआ 13, तो 60 और U ये आपका ओनली प्लस करना है तो 30 U से U कैंसिल इनटू 1.13 एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से इसका जो वैल्यू है 0.602 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बची हुई डिस्टेंस किससे आ जाएगी, O से उसकी दूरी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आप ऐसे अच्छे से कर सकते हो। यस और नो, यस। तो क्वेश्चन कर लें, ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब यही चीज़ें आपको 2 या 3 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल हैं, उन सब के लिए भी फॉलो करनी है। मान लो 3 पार्टिकल आ गए तो कोई इशू नहीं है, 3 का भी आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, सेकंड यहाँ लिखा है M1 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg। मास के 3 पार्टिकल हैं और उनके आपको दे रखे हैं पोजिशन वेक्टर R1 R2 और R3। तो आपसे पूछे हैं कि इनके सेंट्रो मास का पोजिशन वेक्टर फाइंड करें। तो एग्जाम्पल ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, 3 पार्टिकल्स हैं। M1 दे रखा है 1 kg, M2 2 kg, M1 1 kg, M2 2 kg, M3 ये आपका है 3 kg। कोऑर्डिनेट सिस्टम में R1 R2 R3 ये सब आपको दिए जा रहे हैं। जैसे 1 4 1 ये है 1 4 1 4 1 सब प्लस के हैं। दूसरे में है बेटा जी 1 1 1 1 1 1 1 IK 1 JK और 1 KK। तीसरे में 2 माइनस का 1 माइनस का 2। आपको इसका निकालना है सेंट्रो मास का पोजीशन वेक्टर। अब सुनो, सबसे पहले मैं यहाँ ज्ञात करता हूँ सेंट्रो मास का
स्थिति सदिश। और भी कई बातें अपन यहाँ पर इसमें सीख लें। जैसा कि आप जानते हो RCM वो था क्या, M1R1 प्लस M2R2 ऐसे सो ऑन। तो M1 कितना देखो M1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू क्या लिखूँ देखो I के प्लस 4J के प्लस K के प्लस M2R2, बोलिए M2 कितना है 2 इंटू ये I के प्लस J के प्लस K के प्लस 3, ये 3 इंटू कितना देखो I के, सॉरी 2 है ना बेटा 2, तो 2I के माइनस का J के और माइनस का 2K के। ये थोड़ा दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं है तो देखो मैं बोल रहा हूँ वापस, 2I के माइनस का J के और माइनस कितना 2K के अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, इन सबका समेशन 3 to 5 प्लस 1 6। अब इसमें सबको अलग अलग आप चेक कर लो। I कितने देखो, I यहाँ पर कितना 1, ये कितना 2, यहाँ कितना 6, 3 into 2 6 1 6 और 2 8 प्लस 1 9, तो ऊपर है ये 9I के प्लस J का चेक करो बेटा, यहाँ कितना 4J, यहाँ कितना है 2, 4 और 2 कितना 6 में से 3 है माइनस के, करो हटाओ उसको, तो हमारे पास शेष का रहा 3J के प्लस, फिर चेक कर लो उसमें के वाला पोर्शन, यहाँ 1 हो चुका है, यहाँ कितना 2, ये आपके हो चुके हैं कितने 1 और ये 2 कितना 3, यहाँ 3 इंटू 2, ये आपका पास 6 माइनस के 6 में प्लस के 3 हटाओ, तो ये हो चुका बेटा माइनस का 3K के अपॉन 6। बस इसको अगेन सॉल्व करो, 9/3 इसको अलग कर दूं मैं यहाँ पे, 9/6 I के प्लस 3/2 हो गया आपका 1/2 J के माइनस का 3 वापिस कितना 1/2 K के। ये बेटे जी हमारे पास है RCM। तो अगर आपसे पूछ जाए कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है, इसे सदिश निकालना है, तो आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हो चुका। यदि मैं आपसे पूछूं इसमें कि सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक कितने हैं, कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो उसमें आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ होगा 9/6, 1/2, माइनस का 1/2। यदि आपसे पूछे, जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का y निर्देशांक कितना है, तो ओनली y निर्देशांक मतलब ये क्या है बेटा, देखो ये जो है ये है आपका XCM, ये क्या है YCM और ये क्या है ZCM। तो आपसे पूछा y कोऑर्डिनेट, तो उसका आंसर कितना हो गया 1/2, तो इसका जो आंसर आप देने वाले हैं YCM, जो कि कैसा प्लस में है 1/2। यदि पूछता कि इसका z निर्देशांक कौन सा है, तो माइनस का 1/2 अपन कर देते। डी में आपसे पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से दूरी कितनी है। ये दूरी जो है वो क्या है बेटा जी, वो होता है RCM, जो होता है RCM जो अपन ने फाइंड कर रखा है उसका मापांक, उसका मोड। हमने कहा था कि RCM था क्या, XCM I के प्लस YCM J के प्लस ZCM K के, उसका मापांक है। इसका मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, ये होगा आपका XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर प्लस ZCM स्क्वायर का रूट। ऐसे अपने को क्वेश्चंस करने, तो यहाँ पे आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन सब को ऐड करके उसका रूट करके आप उसका आंसर निकाल लें, जो कि सेंटीमीटर में, अगर कोऑर्डिनेट दे रखें आपको तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। यदि कोऑर्डिनेट आपके कैसे मीटर में है तो आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक है बात। तो यहाँ तक आप ढंग से वापस चेक कर लें, पीछे को वापस एक बार 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करके रिकॉल कर लें, और फिर और अपन क्वेश्चंस करें हैं उनको डिस्कस करें। तो बेटा जी अपन इस लेक्चर में लास्ट 2 एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करेंगे, और बाकी जो पोर्शन है इसका अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 एग्जाम्पल ढंग से आप सीख लें। पहला एग्जाम्पल है 3 kg को यहाँ रखा गया है, 2 kg को यहाँ रखा गया है, इस तरह के कोऑर्डिनेट कि कणों को एक मासलेस छड़ से, कोई मासलेस छड़ है, ठीक है, छड़ स्ट्रेट होती है, और कैसे पार्टिकल है उनकी पोजीशन आपको दे दी।
ठीक है साहब। और ये दोनों है कैसे, मीटर में दे रखे हैं आपको। तो पूछा है पहले आपको, सबसे पहला पूछा है कि छड़ की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ रोड। दूसरा इसका सेंटर मास, उसके कोऑर्डिनेट कितने, वो आपसे पूछा गया है। तो पहले अपन इसको सोल्व कर लें। तो छड़ की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि दो पार्टिकल हैं, कहीं पर मुझे पता नहीं, मान लो ये m1 पार्टिकल है, कौन सा m2 है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपको r1 दे दिया गया है, इसका वेक्टर आपको r2 दे दिया गया है, इसके x1 y1 z1 सब दे रखे हैं। तो इनके बीच की दूरी तो छड़ की लंबाई है। तो ऐसे में इनके बीच दूरी क्या होती है, वो दूरी आप कैसे निकालोगे। तो दूरी बेटा जी है r2 माइनस r1 जो भी है उसका मोड, डिस्टेंस इसका मोड है। इसको भी आप ढंग से पीछे अगर वेक्टर वाले में पढ़े होगा तो मैं r2 माइनस r1 को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। r2 का हमारे पास वैल्यू है, r1 का उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो वैसे मेरे पास कितना आएगा, x2 माइनस का x1, ये i के प्लस, अब देखो एक तो आपको ओनली इसका वेक्टर में फाइंड करना हो और इसका आपको मोड निकालना हो। मैं सीधा अगर मोड ज्ञात करूँ ना बेटा तो कितना होगा, x2 माइनस x1 है इसका स्क्वायर प्लस कौन सा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस का z1 का स्क्वायर का रूट। ये है दो कणों के बीच की दूरी और यही हमारे लिए यहाँ पे छड़ की लंबाई का काम करेगी। तो आपका आंसर अब क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर x1 ये x2, तो x2 माइनस x1 4 माइनस का 2 आ गया, तो 2i के 2 का स्क्वायर प्लस देखो x2 कितना 4, x1 कितना माइनस, तो चलो पूरा पुट कर दो, देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना बेटा 2, चलो लिख दो 2 माइनस कितना y1, बोलो साहब 5 का स्क्वायर, z इसमें है नहीं, ओके 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 माइनस 5 माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस का हो गया 9 प्लस 4 कितना 13, रूट 13 मीटर, ये इसका आंसर है। आराम से कर लेंगे। उसके बाद ये इसका पहला पार्ट ए था। अब मैं बी पार्ट में आता हूँ। वो पूछा आपको कि इसका सेंट्रो मास कितना, सेंट्रो मास कोई दिक्कत नहीं है, आपको आरसीएम फाइंड करना है। तो बेटा जी m1 r1 प्लस कौन सा m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, इस वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व कर लें और इसके आंसर आप चेक कर लें, मेरे हिसाब से खुद कर लेंगे। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, आप इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपका आंसर है जो आप खुद घर पे करेंगे, 14/5 i केप प्लस 19/5 j केप। मेरे हिसाब से आप इसको चेक कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगला मेरा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा पॉइंट अलग सा है, बाकी सब कोई अलग से नहीं है। देखो अभी हम ओनली 2 पार्ट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, अगले में भी कुछ पोर्शन इसका अपन डिस्कस करेंगे। तो 0.4 kg जिसको x = 2 मीटर पर रखा गया है, 0.6 kg जिसको x = 7 मीटर पे रखा गया है, कि दो कण मासलेस छड़ से जुड़े हैं। तो वापस अगर आपको यहाँ पूछे कि छड़ की लंबाई कितनी है, हालांकि पूछा नहीं, पूछ ले तो क्या करोगे, देखो यहाँ ओनली x कोऑर्डिनेट है, y तो है ही नहीं, तो ओनली आपका आंसर इसमें तो इतना ही हो गया। देखो x2 बोलो कितना 7, x1 कितना 2, तो 7 माइनस 2 कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का रूट 5, तो 5 मीटर की दूरी पर पार्टिकल रखे गए हैं, वो छड़ की लंबाई हो गई। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान सा है, तो मैं इसको सॉल्व यहीं कर दूं। देखो सबसे पहले x = 0 मान लो, इसको 0 मान लो, x 0, ये x को 0 मैंने मान लिया। तो ऐसे केस में x = 2 मीटर पर यहाँ रखा है मैंने पार्टिकल कौन सा 0.4 मीटर 0.4 kg वाला पार्टिकल, और उसके बाद x = कितना 7 मीटर पे आपने रखा है बेटा जी कितना 0.6 kg के मास को, ये इसकी पोजीशन है। अब आपको इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो लो कुछ जगह खाली कर लें। तो RCM = m1, बोलो m1 कितना 0.4 इंटू r1, तो इसकी तो x तो कितना 2 हो गया ना भाई, r1 तो ओनली x है, इंटू 2i केप प्लस m2.6 इंटू ये हो गया आपका 7i केप अपॉन टोटल मास 0.4 प्लस 0.6, तो 0.6 प्लस 0.4 तो 1 हो गया, तो 1 kg हटाओ इसको तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ इसको करो मल्टीप्लाई 0.4 इंटू 2, बोलो साहब 0.8
आई केप। 7 इंटू 6, 7 6 कितना 42, तो प्लस हो गया 4.2, 0.6 7 जा तो 4.2, ये भी आई केप अपॉन कितना बेटा सी 1, ऐड कर दो इसको 5 आई केप आ गया। तो इसका सेंट्रल मास कहाँ है, यहां से 5 मीटर दूरी पर। ये m1 से दूरी नहीं है। इस क्वेश्चन की सुंदरता जो है वो क्या है, इसका आरसीएम तो 5 मीटर है जो कि ओरिजिन से मूल बिंदु से मापा जा रहा है, परंतु m1 से इसकी दूरी कितनी है, तो ध्यान दो ये यहाँ 2 मीटर पे है, हमारे पास इसकी 5 मीटर दूरी आ चुकी, तो अब ये कितना है, यहाँ से m1 से कितना 3 मीटर दूरी पर है, और यहाँ से कुल कितना हुआ, ये कुल 5 है, तो ये टोटल 7 था, 2 मीटर हो गया। दोनों कुल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 5 मीटर है, तो पहले 2 से कितनी 3, 7 वाले से कितनी 2 है, कम डिस्टेंस है, और 0.4 वाले से कितनी है, वो डिस्टेंस आपकी थोड़ी ज़्यादा है, वो 3 मीटर है। ओके, तो यहाँ तक आप ढंग से पहले एक बार वापस रिवाइज कर लें। सेंटर मास, इसकी जो मेन थ्योरी है सेंटर मास की, वो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सेंटर मास क्या है, उसको फिर सेंटर ऑफ ज्योमेट्री से जोड़ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जोड़ना, वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, इसको ढंग से पढ़ें। ओके, थैंक यू, जय CLC।